बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का, दैट इज़ गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज से मुराद है कि एक जानदार में जो रेस्पिरेटरी गैसेस का तबादला होता है, जानदार और उसके माहौल के दरमियान में हम उनको देखने वाले हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस में दो गैसेस शामिल हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है ऑक्सीजन। तो जानदार अपने माहौल के दरमियान में इनका तबादला करता रहता है, वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और इनको खारिज भी करता है। तो पहले तो हम देखेंगे कि जो ये रेस्पिरेटरी गैसेस हैं इनका एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। तो पहली बात तो यह है कि हमें अब एक सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होती है तमाम काम करने के लिए। जानदार को तमाम लेवल्स पे एक अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, मुसलसल एक सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो वो क्यों चाहिए होती है? वो क्योंकि उसने अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ सर अंजाम देनी होती है, उसके लिए चाहिए होती है। तो ये जिस अमल से ये सप्लाई ऑफ एनर्जी मिलती है, इस अमल को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन दो लेवल पे होती है, एक होती है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन और एक होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन को हम ब्रीथिंग या वेंटिलेशन भी बोलते हैं। तो एक्चुअली इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन को देखने वाले हैं कि जानदार ब्रीदिंग कैसे करता है, वो कैसे ऐसी हवा अंदर लेके आता है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और ऐसी हवा बाहर निकालता है अपने जिस्म से जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो बहरहाल इसके अलावा एक और अमल होता है जिसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। वो हम चैप्टर नंबर 11 में देख चुके हुए हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन सेल के अंदर होती है। इसमें हम जो है वो खुराक को तोड़कर उससे एनर्जी लेते हैं, उसको अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और जो खुराक के अंदर जो एनर्जी होती है उसको निकाला जाता है और उसको एटीपी की फॉर्म में कंजर्व किया जाता है। तो बहरहाल ये जो ऑक्सीजन चाहिए होती है जानदार इसको माहौल से लेता है, और ये जो इसके सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जानदार अपने माहौल में इस कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से निकालता रहता है। तो बहरहाल जानदार जहाँ पे होता है वो या तो अगर वो टर्स्ट्रियल एनिमल है तो वो एयर से हवा लेता है, ऑक्सीजन वहाँ से लेता है, गैसेस एक्सचेंज एयर से करता है। और अगर वो वाटर के अंदर रहता है यानी वो एक्वेटिक एनिमल है तो वो फिर वाटर के अंदर गैस एक्सचेंज करता है वाटर से। तो बहरहाल हम देखने वाले हैं कि इनमें से किस में जो है वो गैस एक्सचेंज करना आसान है, एयर है या वाटर है। तो इससे लिए पहले आपने एक अमल याद रखना है कि जानदार जो भी होता है ना, जो भी जानदार है उसने माहौल से जो भी गैस लेनी है वो डिफ्यूजन के अमल से लेनी है। यानी अगर उसने ऑक्सीजन लेनी है तो ऐसी हवा उसको अपने जिस्म के अंदर लेकर जाना पड़ती है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो उसके ब्लड की निस्बत, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर उसके ब्लड में जाएगी। और ऐसी हवा होनी चाहिए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ताकि उसके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो डिफ्यूज़ होकर उसके लंग्स के अंदर जो एयर है वहाँ पे आ जाए। अगर हवा में ऑक्सीजन कम है उसके ब्लड की निस्बत, तो जानदार किसी सूरत में भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो तमाम जानदार इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो गैसेस एक्सचेंज के लिए जिस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं वो होता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के लिए जो कंसंट्रेशन का फ़र्क है दो जो मीडियम है उनके दरमियान में होना ज़रूरी होता है। तो बहरहाल अगर एयर से ऑक्सीजन लेना इजी है, मतलब अगर वो ज़्यादा डिफ्यूज़ होती है तो वो बेस्ट है। अगर वाटर से ज़्यादा डिफ्यूज़ होती है ऑक्सीजन तो वो बेस्ट है। तो हम बहरहाल इनमें देखने वाले हैं कि एयर बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम है या वाटर। तो इसके लिए हम पहले देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो एयर के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये 200 मिलीलीटर होती है पर लीटर ऑफ एयर। लेकिन वाटर जो है इसके अंदर सिर्फ 10 मिलीलीटर होती है पर लीटर ऑफ वाटर। यानी ऑक्सीजन अगर कम है तो श्योरली उसकी डिफ्यूजन भी कम होगी। दूसरी बात के जो डिफ्यूजन का जो रेट है वो 8000 टाइम्स मोर क्विकली होती है एयर में ऑक्सीजन डिफ्यूज एज कम्पेयर टू द वाटर। यानी वाटर में ऑक्सीजन जो है वो 8000 टाइम्स लेस मतलब क्विकली जो है वो डिफ्यूज होती है। नेक्स्ट बात, जो लेस डेंस होता है एयर वाटर की निस्बत, यानी इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो 50 टाइम्स लेस होती है। एयर के अंदर एयर की जो विस्कोसिटी होती है वो 50 टाइम लेस होती है, यानी ये इजीली फ्लो कर सकती है। जब ये इजीली फ्लो करेगी तो इससे ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूज करना है वो आसान होगा। जबकि ये जो पानी होता है ये ज़्यादा डेंस होता है और इसकी डेंसिटी 50 टाइम्स मोर होती है एयर की निस्बत। तो इसमें जब ये स्लोली फ्लो करेगा, इसका जो बहने का अमल है वो स्लो होगा, तो इसलिए फिर इसमें जो डिफ्यूजन है वो भी मुश्किल होगी। तो इसलिए हमारे पास जो है वो एयर से
हवा से ऑक्सीजन लेना आसान है एज कंपेयर टू द वाटर। सो हम कह सकते हैं कि एयर इज बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर। उसकी ये 3 फैक्ट्स हैं, क्योंकि इन तीनों फैक्ट्स की वजह से ऑक्सीजन की डिफ्यूजन आसान होती है हवा से एज कंपेयर टू द वाटर। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के। पौधे जो होते हैं वो भी अपने माहौल के दरमियान में गैसों का तबादला करते हैं। अगर सुबह का वक्त है, धूप है, तो जो पौधे के जो ऐसे हिस्से जो ग्रीन होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, तो वो ऑक्सीजन ले रहे ऑक्सीजन खारिज कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं। लेकिन उसके कुछ ऐसे आर्गन जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होते, कभी भी नहीं होती, क्योंकि वो नॉन ग्रीन होते हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, तो हमेशा ही वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे होते हैं। तो बहरहाल जानवरों में जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो भी अपने माहौल के दरमियान में गैसों का तबादला करते हैं। तो बहरहाल जैसे एनिमल्स में जो हायर एनिमल्स हैं, इनमें कोई स्पेशलाइज्ड आर्गन्स होते हैं या स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह होते हैं। पौधों में ऐसा कोई भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी आर्गन या सिस्टम मौजूद नहीं होता। पौधे का जो हर एक सेल है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक गैस एक्सचेंज खुद ही करता है अपने माहौल के दरमियान में। एनिमल्स जैसा कि ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें तो रेस्पिरेटरी एक सिस्टम मौजूद है जिसमें लंग्स, स्पेशल आर्गन्स है जिनका काम ये होता है कि ऐसी हवा से ऑक्सीजन लेना, उसको ब्लड को देना, ब्लड फिर उसको हर एक सेल को सप्लाई करके आता है। लेकिन इसमें पौधों के अंदर ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं होता, कोई रेस्पिरेटरी, जैसे हमारे लंग्स हैं या जो मछलियाँ हैं, फिश हैं, उनमें गिल्स हैं, तो पौधों में ऐसा कोई भी रेस्पिरेटरी आर्गन मौजूद नहीं होता। पौधे का हर एक सेल जो होता है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना गैस एक्सचेंज खुद करता है। पौधों में कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जैसा कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो वाटर को रूट से ऊपर लीव्स तक लेके जाता है, उसके एरियल पार्ट्स तक लेके जाता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो खुराक को जहाँ पे वो बन रही है या स्टोर है वहाँ से उन आर्गन में लेके जाता है जहाँ पे उसने स्टोर होना है या इस्तेमाल होना है। तो बहरहाल ये जो दोनों उसके ट्रांसपोर्ट वाले जो टिश्यूज़ है, जो कि उसके कंडक्टिंग टिश्यूज़ है, ये गैसेस की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे हमारा ब्लड है वो हमारा कंडक्टिंग टिश्यूज़ आप उसको कह सकते हैं, तो वो जो है हमारा वो तो गैसेस की ट्रांसपोर्ट करता है हायर एनिमल्स में जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन पौधों का ये जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जैसा कि जाइलम और फ्लोएम, ये गैस की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं होते। बहरहाल हम पौधों के आर्गन वाइज देखते हैं कि कौन से आर्गन पौधे में किस तरह से जो है वो गैस एक्सचेंज करते हैं। तो पहले तो हम देखने वाले हैं लीव्स और यंग स्टेम, लीव्स एंड यंग स्टेम, यानी कि जो पत्ते हैं पौधे के वो हो गए, या उसके जो अभी छोटे स्टेम हैं जो अभी वुडी नहीं बने हैं, जिनमें अभी तना अभी सॉफ्ट है, उसमें लकड़ी नहीं बनी, तो इनकी हम बात करने वाले हैं। तो इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी आर्गन होता है वो होता है स्टोमेटा, यानी इनमें जो रेस्पिरेटरी आर्गन नहीं कह सकते आप, उसके सेल्स ही कह सकते हैं, टिश्यूज ही कह सकते हैं, तो ये इनको बोल देते हैं, सेल्स को बोल देते हैं हम स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं ये टाइनी एडजस्टेबल पोर्स होते हैं, टाइनी एडजस्टेबल पोर्स होते हैं, यानी ये 2 सेल है, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। इनके दरमियान में ये छोटा सा सुराख है, यहाँ से ये गैसों का तबादला करता है, इसको स्टोमा या ओपनिंग बोलते हैं हम। तो यहाँ से ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर आ जाती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि उसको ऑक्सीजन चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो बहरहाल ये मेन साइट्स होती है गैस एक्सचेंज की। पौधे के अंदर ज़्यादातर गैसों का तबादला स्टोमेटा के रास्ते ही होता है। बहरहाल इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। एक लीफ के अंदर, मसलन लीफ के अंदर इनकी 12,000 पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो इनकी तादाद होती है, जैसा कि टोबैको प्लांट में ऐसा होता है। तो इसकी तादाद मुख्तलिफ जो लीव्स हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनमें इसकी तादाद वेरी कर सकती है। तो बहरहाल ये होते बहुत ज़्यादा तादाद में है, और ये एक ऑन एन एवरेज 40% जो टोटल वॉल्यूम होता है ना एक लीफ का, तो उसको ये 40% को कवर करते हैं, मतलब उसके 40% एरिया में सिर्फ स्टोमेटा ही स्टोमेटा होते हैं, और ये हनी कॉम्ब लाइक अपीयरेंस देते हैं। यानी अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये बहुत सारे स्टोमेटा बार बार आ रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे शायद की मक्खी का छत्ता होता है। तो बहरहाल ये तो हमने देखा कि जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, या जो पौधे के छोटे स्टेम्स हैं, जो नन्हे स्टेम है अभी जिनमें लकड़ी नहीं बनी, तो उनमें तो स्टोमेटा थे। लेकिन ऐसे स्टेम जो कि बड़े हो गए हैं, जो कि ट्रीज के हैं, और जो वुड जिनके अंदर बन गई है, जो कि शर्ब्स होते हैं, या कह लें कि आप जो ट्रीज होते हैं उनके अंदर वुडी स्टेम होते हैं, ये हर्ब्स के अंदर वुडी स्टेम नहीं होते। तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन के लिए जो पोर्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स।
सेल जो होते हैं ये नॉन एडजस्टेबल पोर्स होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं तो ये तो एडजस्टेबल पोर्स होते हैं, इनको रेगुलेट किया जा सकता है, ज़रूरत के मुताबिक इनको ओपन भी किया जा सकता है, क्लोज भी किया जा सकता है, लेकिन जो लेंटिसेल्स होते हैं ये हमेशा ही ओपन रहते हैं, एसेंशियली ओपन चैनल होते हैं, ठीक है। और जो बड़े होते हैं स्टेम, वुडी स्टेम, उनमें काक के अंदर ये सुराख होते हैं, ये पैचेस की सूरत में या स्कार की सूरत में, मसलन ये अगर हम देखते हैं कि ये अगर स्टेम का पोर्शन है सपोज, तो इसमें ये काक के अंदर जो है ना, या तो ये स्कार होते हैं, निशान होते हैं, या उभार की सूरत में उसके ऊपर नजर आ रहे होते हैं, तो ये हमेशा ही ओपन रहते हैं। तो अगर पौधे में पानी की कमी है तो भी ओपन रहेंगे और इसमें से पानी जो है वो डिफ्यूज होता रहेगा, बाहर इसकी इवेपोरेशन होती रहेगी और इसमें मजीद पानी की कमी कर देगा। लेकिन जो स्टोमेटा होते हैं जब पौधे में पानी की कमी होती है या जब रात के वक्त आमतौर पर ये बंद होते हैं, लेकिन इनको कभी भी ओपन क्लोज नहीं किया जा सकता, ये हमेशा ही ओपन ही रहते हैं। तो बहरहाल जो रूट्स होते हैं इनमें भी डिफ्यूजन के थ्रू रूट्स, क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस मोस्टली नहीं हो रही होती, तो इन्होंने सिर्फ ऑक्सीजन लेनी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने खारिज करनी होती है। तो बहरहाल ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उस एयर के ऊपर डिपेंड करती है जो कि सोइल के अंदर, स्पेसिस के अंदर मौजूद होती है, यानी ये ऑक्सीजन ले रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रही होती है। रूट्स ऑलवेज ये हमेशा ऑक्सीजन लेंगे क्योंकि इनमें सिर्फ रेस्पिरेशन का अमल हो रहा होता है, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट या मतलब जो क्लोरोफिल, जो ग्रीन टिश्यूज होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं, वो रूट्स के अंदर मौजूद नहीं होते। तो बहरहाल अगर हम देखते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि पानी के अंदर मौजूद होते हैं, तो इनको भी ज़रूरत है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की, ये इसका भी तबादला करते हैं, लेकिन ये इस ऑक्सीजन को आमतौर पर लेते हैं उस ऑक्सीजन से जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व्ड होती है, जो पानी के अंदर हल होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी उधर छोड़ देते हैं अगर ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन तो पौधे में 24 घंटे ही होनी है, वो नॉन स्टॉप होनी ही होनी है। हमारी तरह जैसे हम में 24 घंटे रेस्पिरेशन होती रहती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस पौधे की सिर्फ उन ऑर्गन्स में होती है जिसमें जो कि ग्रीन है, जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, और सिर्फ तब फोटोसिंथेसिस मौजूद होती है जब रोशनी मौजूद हो। आमतौर पर दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है, लेकिन रेस्पिरेशन का अमल सुबह भी हो रहा होता है, रात को भी 24 घंटों हो रहा होता है, वो नॉन स्टॉप अमल है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलते हैं।